बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ईडी के अधिकारियों ने भारी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से जबरदस्त प्रोटेस्ट करने की तैयारी है। तो इस वजह से बड़ी खबर ये है, सोरेन से पूछताछ से पहले रांची में भारी तैयारी है। ईडी ने झारखंड सरकार को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा है। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा के लिए कमेटी बनाई है। ईडी की मांग, पूछताछ के दौरान सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम हो, यानी कि ईडी की ओर से ये मांग की गई है कि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम हो। इन सब के बीच आपको बताते चले, बस कुछ देर का और इंतजार, जब पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये पूछताछ आज की काफी ज्यादा अहम होने वाली है। सत्यजीत, अब ईडी के अधिकारियों को बकायदा लिखित में मांग करनी पड़ गई है कि सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए जाएं। इसके पीछे की वजह क्या है सत्यजीत? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा था। 20 जनवरी से पहले जो है, सबसे पहले जो है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन वो सड़क पे आते हैं। यहां तक भी कह दिया जाता है उनके द्वारा जोश खरोश में कि जिस तरह से बंगाल में हुआ था उसको रीइटरेट अगर यहाँ किया जाता है झारखंड में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में ईडी के अधिकारी नहीं जाते हैं, इस तरह के बयान आते हैं। उसके बाद जेएमएम जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है सड़कों पे। 20 जनवरी को जब पूछताछ हो रही थी तो हम अब दृश्य आपको जो है कैमरे के माध्यम से दिखाएं। सामने जहां आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने, ठीक सामने दिखाएं जहां बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं। सूचना भवन के पास तक जेएमएम के कार्यकर्ता आए थे और जमकर प्रोटेस्ट किया था झंडे बैनर के साथ। ये तमाम कारण ऐसे हैं। उसके अलावा संथाल परगना, जिसको फोर्टे कहा जाता है जेएमएम का, वहां लगातार जो है बंदी बुलाई जाती है। उसके बाद जो है वहां पे भी प्रोटेस्ट होता है। तो मार्क्ड बाय रेगुलर प्रोटेस्ट जो है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं एप्रीहेंसिव थे। साथ ही साथ सीआरपीएफ का डिपुटेशन अचानक से होता है उस दिन 20 जनवरी को, जिसके बाद जो है सीआरपीएफ के खिलाफ राज्य सरकार जो है हमारे पीछे ठीक जो गोंदा थाना है वहां पे एक एफआईआर दर्ज करती है। तो आप देख सकते हैं बिटरनेस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कन्फ्रंटेशन की स्थिति थी। तो ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने मांग की है सुरक्षा की, और 30 से ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट पे जबरदस्त सुरक्षा लगाया गया है। 144 जो है वो प्रोमुलिगेट कर दिया गया है। सिटी एसपी ने यहाँ का बताया कि माइक से भी अनाउंस किया जा रहा है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा ना हो। ये तमाम व्यवस्था जो है वो लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, और इसी वजह से सीएम हाउस के आसपास की जो स्थिति है, आसपास की जो सड़कें हैं उसको पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहां पर मत आइए, लोग इकट्ठा नहीं हो, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। सिर्फ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है या फिर सुरक्षा कर्मी यहां पर आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के बीच सत्यजीत, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बिहार में 1996-97 जो दोहराया गया था चारा घोटाला मामले में, जब लालू यादव जेल जाने वाले थे, उसके ठीक पहले उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, क्या वही स्थिति 2024 में यहां झारखंड में भी देखने को मिल सकती है? कल्पना सोरेन को लेकर यहां पर चर्चा सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब विधायक दल की बैठक होती है उसमें कल्पना सोरेन की मौजूदगी होती है, जो कि अभी राजनीति में नहीं है, उनका राजनीति से वास्ता भी नहीं है, वो अपना एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती हैं। उनको लेकर जो चर्चा चल रही है उसको कौन कौन सी खबरें हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त बल देते हुए दिखाई दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले चित्रा इस बात को ऐसे समझिए कि विधायक दल बैठक में वो पहुंचती हैं, उनकी तस्वीर जो है उसको पोस्ट किया जाता है, पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। तो ये क्लियर मैसेज है कि स्वाभाविक चॉइस, नॉर्मल चॉइस जो है, कंफर्टेबल चॉइस हेमंत सोरेन के लिए क्या हो सकता है। इसके अलावा भी अगर इसको इस तरह से समझा जाए कि जो भी रीजनल पार्टीज होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करना चाहते हैं, वो हर हाल में लगाम को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। झारखंड में ऐसा पहले भी दिख चुका है। जब 2009 में शिबू सोरेन उपचुनाव हार जाते हैं, उस वक्त जो है मेजोरिटी होने के बावजूद भी किसी का नाम प्रपोज नहीं होता है और 2 टर्म राष्ट्रपति शासन लगाने पड़ते हैं। तो इसका कारण क्या था कि रीजनल पार्टी अपने अलावा किसी को पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। और अब इस वक्त जो सिचुएशन अराइज हुआ है, ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि हेमंत सोरेन किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई कन्फाइड कर सकता है तो अपनी पत्नी के ऊपर कर सकता है। और लगातार जो है उनका पार्टिसिपेशन हाल के दिनों में, पब्लिक अपीयरेंस जो है वो भी बढ़ गया था।
विधानसभा एक बार घुमाते दिखे मुख्यमंत्री। इसके अलावा बैठकों में बैठक में पहली बार विधायक दल के बैठक में नजर आई। इसके अलावा भी सीएम के साथ उनको लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा घुमा रहे हैं और फिर बैठक कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, चूंकि परिवार के कई और दूसरे लोग हैं जो विधायक हैं हेमंत सोरेन के, शिबू सोरेन की फैमिली के, उनके नाम को आगे नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है परिवार में ही गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं चाहूंगी जरा उनकी फैमिली ट्री के बारे में बताइए, कौन कौन से लोग हैं जो विधायक हैं जिनका दावा प्रमुख होता है, लेकिन उसके बावजूद कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है। सत्यजीत, देखिए और यहाँ पर मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए एक के बाद एक जो गाड़ियों, यहाँ देखिए एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां यहाँ पर जा रही हैं। थोड़ा देखते हैं अंदर की तरफ, हालांकि ये ईडी के अधिकारियों की गाड़ियां नहीं है। एक बार हम देखते हैं, 4 गाड़ियां हैं जो सीधे भीतर गई हैं। क्या ये ईडी के अधिकारी लोग थे? ये कोई नेता बताए जा रहे हैं, एमएलए हैं। 4 गाड़ियों के साथ एमएलए भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईडी के अधिकारी 1 बजे यहां पर पहुंचेंगे। ये 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो भीतर की तरफ दाखिल हो चुकी हैं। लगातार यहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सत्यजीत, अपनी बात को पूरी कीजिए। मेरा सवाल था, परिवार में कौन कौन से और लोग हैं जिनका सीएम पद के लिए दावा मजबूत होता है, लेकिन लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कल्पना सोरेन ही बाजी मार ली जाएंगी। देखिए, अब चित्रा, हम लोग इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस परिवार में शिबू सोरेन के 3 पुत्र हैं। हेमंत सोरेन, उसके पहले दुर्गा सोरेन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं की धर्मपत्नी है सीता सोरेन, और सबसे छोटे भाई जो हैं वो बसंत सोरेन। तो दुर्गा सोरेन जो है उनको बहुत अच्छा संगठनकर्ता माना जाता था और पार्टी में उनकी तूती बोलती थी। जब 2009 में उनकी डेथ हो जाती है तो एंट्री होती है पॉलिटिक्स में सीता सोरेन की। सीता सोरेन जो है परिवार में सबसे बड़ी बहू हैं और इसीलिए वो उन्होंने साफ तौर से कहा कि छोटी अगर उनकी जो देवरानी होती है उनको अगर बनाया जाता है तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक दावा बड़ी बहू होने के नाते उनका बनता है। इसके अलावा अब देखिए फिर हलचल बढ़ गई है यहाँ पे। चित्रा, एक बार दिखाना चाहेंगे, लगातार जो है लोग आ रहे हैं और एमएलए भी यहाँ पहुंच रहे हैं, मंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं और ईडी के अधिकारियों का मंत्री जी हैं झारखंड सरकार के, वो पहुंच रहे हैं, उनकी ये गाड़ी है। बिल्कुल, हाँ, सत्यजीत बोलिए, मंत्री साहब हैं जो गए हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि तो अब जब दुर्गा सोरेन नहीं रहते हैं, जामा से इनको टिकट दिया जाता है। इनका साफ तौर से सीता सोरेन का कहना है कि इनका स्वाभाविक दावा बनता है, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ी वो हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कन्फाइड किया जा रहा है, इनके ऊपर क्यों भरोसा नहीं है। छोटा भाई को तो समझ में आता है कि वो पहला जो है फर्स्ट टाइमर है, इसके अलावा जो है ये तमाम बातें समझ में आती हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति ही बनती है तो उनको क्यों नहीं दिया जाता है, उनका विरोध है। लेकिन फिर चित्रा, वही बात है कि राजनीति में जो मैटर करता है वो नंबर, तो नंबर्स जो हैं वो किसके साथ हैं। हेमंत सोरेन जो है, कल जो बैठक होती है अहम बैठक, उसमें इनसाइडर जो है, अंदर के जो सूत्र हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिग्नेचर करवा लिया गया है और यहाँ हाफवे मार्क जो है वो 41 होता है, 1 सीट वैकेंट है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर जो है जेएमएम के, वैसे जो है कुछ लोग टर्न अप नहीं हुए थे, जिसमें चामरा लिंडा है, लोबिन हेम्ब्रम है, लेकिन एक जो और सवाल यहाँ पर बार-बार पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब मैं आपसे इसके अलावा सीता सोरेन और रामदास सोरेन। कल बीजेपी के नेताओं से जब आज तक की बातचीत हो रही थी, ठीक है, जब आज तक की बातचीत हो रही थी तो उन लोगों की ओर से ये कहा गया कि अब चूंकि झारखंड में चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त रह गया है, ऐसे में कोई उपचुनाव नहीं हो सकता। अगर हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर उनको यकीनन उपचुनाव विधायकी का लड़ना ही पड़ेगा, जो कि मान्य नहीं होगा। तो क्या ये तर्क और तथ्य भी दिमाग में रखे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की ओर से बार बार इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है और क्या ऐसा है प्रावधान? सत्यजीत, ये देखिए, ये बातें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं उनको देखना है। अभी तक जो देखा गया है कि अगर हम लोग जो है ऐसे सोचें कि क्या कोई कंस्टिट्यूएंसी 10 महीने तक खाली रह सकता है, वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसके लिए वहां का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जिम्मेवार होता है, तो उसके बगैर क्या वो कंस्टिट्यूएंसी रह सकता है? तो ये एक टेक्निकल सवाल है जिसको देखना है और दोनों ही तरफ से इसको देखा जा रहा होगा। इधर से कहीं ना कहीं लीगल कंसल्टेशन लिए गए होंगे, तभी इस तरह से किसी का नाम प्रपोज किया जा रहा है, क्योंकि अच्छे जो वेल प्लेस्ड सोर्सेज हैं, जो खुद भी लेजिस्लेचर हैं, वैसे लोग 5 टर्म 6 टर्म जो रह चुके हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि सीट जो खाली करवाया गया है उसका कारण यही है कि अगर उपचुनाव की स्थिति बनती है, 6 महीने का वक्त तो दिया जा सकता
सकता है, लेकिन जब 9 से 10 महीने हो तो फिर आगे परिस्थिति क्या बनती है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।